वेलकम टू द यूपीएससी क्लब। हम सीडीएस 2025 के पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जहां मैं पहले से ही 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड सेकंड पार्ट में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। और अभी ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लास्ट के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस पार्ट को देखने से पहले मेक श्योर करिएगा कि बाकी के 2 पार्ट्स भी देख लें, तो आपका पूरा पेपर एक साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 विच सेज कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका, एक इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स के लिए होता है, लेकिन ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा जो जीएसटी है वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इशू किया गया था और 2016 में ये आया था। मेरे ही चैनल पे इसके एक शॉर्ट्स को मैंने अपलोड किया है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल कि जीएसटी काउंसिल एक्चुअली क्या होती है, कैसे ये किस आर्टिकल से ये आती है और कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दैट शॉर्ट, डू वॉच इट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अभी जीएसटी हमको पता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने का काम करता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड कि भाई पूरे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक ही जैसे हों। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शन 102nd अमेंडमेंट, 104th एंड 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस अमेंडमेंट के हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस? तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो एजेंसी है जिसको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है? तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें से एक ही एजेंसी ऐसी है जिसने 2 बार नोबेल पीस प्राइज जीता हुआ है। वो है एक बार 1929 में और दूसरी बार है 1969 में। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन केवल एक बार, वो है आपका 2020 में। और फिर उसके बाद है आपका यूनिसेफ, जिसने 1965 में भी आपका जीता है। यूएनएचसीआर नोबेल प्राइज इन्होंने भी 2 बार जीता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है यहाँ पे। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है दैट इज सेज कि भाई आपका मतलब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, बट यूएनएचसीआर ने भी जीता हुआ है, ये भी हम देख लेंगे। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्वेश्चन पे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर। In certain circumstances, the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be committed to recommend the appointment of CVC. तो CVC सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सीवीसी एक्ट 2003 से ये हमारा एस्टेब्लिश किया गया था। और फिर उसके बाद जो इसमें कमिटी होती है, ठीक है, इसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वन ऑफ द मेंबर होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन एक्ट करते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक मेंबर होते हैं। इन केस अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में मौजूद नहीं है उस पर्टिकुलर सेशन में, तो जो ऑपोजिशन में जो भी लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, उसके लीडर को ये लोग ले लेते हैं एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, नाउ अब हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग ठीक हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द 84th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय अ यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ये कब हुआ था?
तो 15th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2007 ने प्रोक्लेम किया था और ये डेट मार्क करती है कि हमने लिया था, क्या अडॉप्शन लिया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1997 में ये हुआ था। नाउ कमिंग टू 85th क्वेश्चन, ये नीति आयोग के बारे में है। तो अभी तक हमने जितने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे, आपने देखा कि कैसे जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप जब एग्जाम में जाएं, बिफोर दैट सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड सभी की सभी स्टैट्यूटरी बॉडी जरूर अच्छे से कर लें। ठीक है। नाउ नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन है इस गवर्निंग काउंसिल के। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख के, वो भी मेंबर होते हैं इस गवर्निंग काउंसिल के। तो चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो देखो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो गवर्निंग काउंसिल को भी चेयर करते हैं। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके लद्दाख के, वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर नहीं होते हैं। जो भी हमारी यूटीज होती है ना विदाउट लेजिस्लेचर, उनके जो एलजीज होते हैं वो आपके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐसी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो आप देख ही रहे हैं, मतलब लगातार कितने क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अगर कोई बहुत अच्छे से करके गया है तो दे कैन सेव गुड मार्क्स। ठीक। अभी बोला है कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और फिर उसके बाद बोला है कि क्या ये मतलब मैंडेट है कि ये रिव्यू करेंगे, लीगल सेफगार्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे वुमेन्स को लेके, और फिर गवर्नमेंट को सभी पॉलिसी मैटर्स जो कि अफेक्ट कर रही है वुमेन्स को उस पर भी एडवाइस वगैरह देंगे। तो देखते हैं। जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, करेक्ट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1996 को स्टैब्लिश किया गया था, और उसके बाद इनको काम सौंपा गया है कि जो भी आपको सेफगार्ड्स लेने हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग आप बोलेंगे, और उसके बाद जो भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह अगर कोई ऐसी है जो वुमेन्स को अफेक्ट कर रही है, तो आप उसको भी क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसको भी सजेशन देंगे। ठीक है। तो नाउ कमिंग टू 87th क्वेश्चन। आपने यहाँ पे 8 स्केड्यूल के बारे में पूछा गया है, जिसमें से ये पूछा है कि लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी डाली गई है इसके अंदर। तो मैथिली इसका आंसर है, जो कि ऐड की गई थी 19 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया था। बट इन जनरल अगर पूछा जाए कि ये फोर्स में लागू कब से हुआ, तो 2004 से हुआ था। और फिर उसके बाद बाकी की लैंग्वेजेस को भी देख लेते हैं। तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये सब क्या है, ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1922 से ऐड हुई थी, मतलब मैथिली से पहले हुई थी ये। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one among the following state has the highest number of seats in Council of States? This ये क्वेश्चन ना यूपी पीसीएस में भी एज इट इज इसके कुछ ऑप्शंस रिपीट हुए हैं। 2025 का पेपर उठा के देख लेना, तो इससे पता चलता है ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाला क्वेश्चन बेसिकली राज्यसभा ने किस स्टेट को कितनी सीट अलोकेट की गई है, वो वाला पार्ट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो डू चेकआउट कि भाई ये कहाँ पे किसको कितनी सीट मिली हुई है, और लर्न कर लो बाय हार्ट। अभी राज्यसभा की बात करें तो आंध्र प्रदेश को 11 सीट मिली हुई है, बिहार को 16, मध्य प्रदेश को 11 और तमिलनाडु को 18 सीट। तो आंसर हो गया आपका 18 सीट तमिलनाडु। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में रही थी पिछले कुछ समय में, तो उसी पे हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये बोला है कि ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर के बारे में पूछा है। तो ये आपका जो ईस्टर्न रिवर है उसमें बोला है कि सतलुज, ब्यास, रावी आती है क्या, और वेस्टर्न रिवर में इंडस, झेलम और चेनाब है। तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, वो प्राइमरीली पाकिस्तान को अलोकेट की गई हैं, जिसमें से कुछ पार्ट हम लोग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न रिवर है वो प्राइमरली हमें यूज करने के लिए बोला है। ठीक है, और इंडस वाटर ट्रीटी में ये बताया हुआ है। और अब अगर पूछे एग्जाम में कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो 1960। ठीक। अभी चलते हैं हम 90 नंबर के क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमसे बोला है
कि कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया था, राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन, क्या ये दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं? तो चलिए देखते हैं। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका 2002 का, ठीक, इसने इंसर्ट किया आर्टिकल 21A को पार्ट 3 में, जिसमें आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया 6 से लेके 14 साल के बच्चों को। और इट डिड नॉट ऐड राइट टू एजुकेशन टू द डीपीएसपी चैप्टर। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। आधा ये पार्शियली ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हम पूरा स्टेटमेंट देखें एक साथ तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक, और एग्जाम में आपको यही देखना होता है। अगर कोई एकदम से एक झटके से देखेगा ना, तो इसको उनको लगेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो ये डीपीएसपी वाला लाइन इग्नोर कर देगा। बट हमें यही चीजें एग्जाम में ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है और मार्क्स नहीं गंवाने हैं अपने। ठीक, फिर उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, जो है वो फंडामेंटल राइट है। ऑल्सो आपका डीपीएसपी में भी है, लेकिन बट नॉट साइमल्टेनियसली इन बोथ चैप्टर इन सेम सेंस में नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, डीपीएसपी में थोड़ा सा जिक्र अलग है और फंडामेंटल राइट में जिक्र अलग है। और राइट टू वर्क जो है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये केवल डीपीएसपी है। तो दिस दैट्स व्हाई बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको जरूर चेकआउट करें, आप दोबारा करें एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, आर्टिकल नंबर 12 की डेफिनेशन से रिलेटेड है। ये बोलता है कि आर्टिकल नंबर 12 जो है आपका, इसमें क्या ये चारों चीजें आती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। सो दिस इज करेक्ट। हमारी जो आर्टिकल 12 है उसकी आप जब डेफिनेशन देखेंगे, उसमें बताया गया है कि स्टेट स्टेट होता क्या है। ठीक है, और तो उसमें हमारा पार्लियामेंट, जिसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संबंध है, स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ये सब उसके अंदर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, इसमें बोला है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें बोला है कि स्पीकर एम्पावर्ड है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी भी क्वेश्चन पे जब प्रिविलेज की बात आएगी। तो करेक्ट, पार्लियामेंट में स्पीकर या चेयरमैन के पास ये अथॉरिटी होती है कि जब भी किसी से प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, तो वो सुओ मोटो यानी कि एक स्वतः संज्ञान खुद से, ठीक है, ले सकते हैं कोई भी उस मैटर को कंसर्न पे, और फिर जो भी अपना रोल है वो निभा सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट 2, अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज जो है, हाँ, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है बाकी चीजों से। क्यों? क्योंकि वो डिग्निटी और अथॉरिटी से रिलेटेड है ना भाई। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी डिग्निटी अथॉरिटी इंश्योर होगी, देन ओनली ना दे विल एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। तो उसी चीज से रिलेटेड है ये। नाउ स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं हम। प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अटेंशन और प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। तो देखो क्या होता है, दो तरह का अरेस्ट होता है। एक वो जो बाद में होता है क्राइम होने के, और एक वो जो क्राइम होने से पहले। तो उसको जो क्राइम होने से पहले वाला अरेस्ट होता है ना, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। ये तब होता है यूजुअली जब आशंका जताई जा रही हो कि हाँ ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, ये इंसान कंडक्ट कर सकता है, इसको हम डिटेन कर लेते हैं। ठीक, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ना, वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन तक एक्सटेंड नहीं होता है। हालांकि दिस अरेस्ट जो होता है ना आपका नॉर्मल, वहां होता है, लेकिन वहां भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक, तो अभी इस हिसाब से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज नॉट करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 93, अब ये है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडजर्नमेंट मोशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है, ध्यान रखना। एग्जाम में अक्सर हमसे करेक्ट नॉट करेक्ट में गलतियां हो जाती है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। नाउ अभी बोला है क्या अर्जेंटमेंट मोशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि अर्जेंट मैटर पे अटेंशन ले। करेक्ट, ये तो होता ही है। अर्जेंटमेंट मोशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर है, ये भी है, क्योंकि ये ना नॉर्मल बिजनेस को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब करता है। अभी ये बोला है कि मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब किसी भी मैटर पे ले आओगे आप, चाहे वो मैटर स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन का ही क्यों ना हो। तो ये करेक्ट नहीं है।
बेसिकली जो मैटर्स आने चाहिए ना वो अटमोस्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस के होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। स्टेट गवर्नमेंट वाली बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारा ये नॉट करेक्ट है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अब आपका फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। द चेयर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज कंसेंट। तो देखो क्या होता है, जो स्पीकर और चेयरमैन है ना, वो एक तरीके से इसको मना कर सकते हैं लेने से, अगर उनको लगता है कि ये बिना वजह लाया जा रहा है, बस फालतू में डिस्टर्ब करना चाहते हैं ये, तो दे कैन डिनाई। ओके, सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं अब, जहाँ पे बोला है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है स्पेसिफिकली किस इशू से रिलेट करता है। तो एमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ना आप ये जान लो कि क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज लेके आया था, और ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से रिलेटेड है, इतना याद रखना। और इसमें क्या होता है, लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट रखे गए हैं एनेक्स 1 कंट्रीज, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे वाली जो गैसेस है ना, हार्मफुल हार्मफुल वाली, उनको रिड्यूस करने के टारगेट्स यहाँ पे मतलब रखे गए हैं। तो क्लियरली हमें पता है एमिशन रिडक्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम का एक प्रॉपर बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 95th, जो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर डीमार्केटिंग द बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनमें से कौन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर मार्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमने पढ़ा है इन जनरल भी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, उस टाइम पे सर वगैरह का खूब टाइटल चला था, पर हम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सिरिल रेडक्लिफ ही इसको एड्रेस करेंगे। तो सिरिल रेडक्लिफ ने इसको क्या किया था, दिमाग किया था। और एक बेसिकली क्या था ना, बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी पंजाब और बंगाल दो, उस टाइम पे पाकिस्तान दो थे ना, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, तो उसके लिए प्रॉपर एक कमीशन बनाया गया था। फॉर दैट सिरिल रेडक्लिफ चेयरमैन थे। और उसके बाद रेडक्लिफ के बारे में एक बात बोली जाती है कि जिस टाइम इनको चेयरमैन बनाया गया था ना, तो उससे पहले तो कभी इन्होंने इंडिया देखा भी नहीं था, बस उठा के एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ठीक है, और उसी से इंटरनेशनल बाउंड्री आपकी बन गई। नाउ अब बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन हमें पता है आपका अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। और फिर उसके बाद मैकमोहन लाइन हमारा चाइना और इंडिया के बीच में है। और फिर उसके बाद अर्थल बल्फोर जो है, बल्फोर डिक्लेरेशन जो कि पैलेस्टीन से रिलेटेड है, ये वो है, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कि डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो कि एक फ्रीडम फाइटर थी, उनके बारे में कुछ बातें दी गई हैं। अब इसमें से कौन सी नहीं करेक्ट है इसके बारे में हमको बताना है। तो डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो थी वो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी, सोशल रिफॉर्मर थी और एक मेडिकल प्रोफेशनल भी थी। ये फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट थी जो मेंस कॉलेज में जिनको एडमिशन मिला था। कौन सा था वो कॉलेज, मद्रास मेडिकल कॉलेज। और ये फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर बनी थी ब्रिटिश इंडिया में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1927 में। और उसके बाद ये एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर थी और फर्स्ट वुमेन डॉक्टर्स जो थी ना इंडिया की कुछ, उनमें से एक थी। अभी इनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है, इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, वो भी 1956 में। तो यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। चलते 97 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला है since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed। ये ऑब्जर्वेशन जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि किस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली में मेंशन की गई है। तो यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि भाई जब लड़ाई की शुरुआत एक व्यक्ति के दिमाग से होती है, तो आई थिंक अंत भी, पीस भी वहीं से आना चाहिए, बस इसी बात को बोला गया है। क्योंकि यूनेस्को जो बॉडी बनी थी उसका मकसद ही यही था कि वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को हमको लाना है, सॉलिडेरिटी प्रमोट करनी है, ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब ऑप्शन नंबर
बाकी के ऑप्शंस भी एक बार आप देख लीजिए। डब्ल्यूएचओ जो है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे फोकस करता है, और ये आपका आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है आपकी, ये आपकी फोकस करती है न्यूक्लियर एनर्जी के रेगुलेशंस पे। और इकोसॉक एक बॉडी है जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का वर्क करती है यूएन के अंदर। अभी चलते हैं 98th क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विद यूक्रेन। तो लिथुआनिया इसका आंसर है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स डाला हुआ है पोलैंड के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, जहां मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं जाके। यूक्रेन ने शेयर कर रखा है अपना बाउंड्रीज पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, बेलारूस और रशिया से, ठीक है। और लिथुआनिया ना बहुत ऊपर है, वो नहीं शेयर करता है इनसे बाउंड्री। तो आप इसको एक बार वहां जरूर देखें मैप के अंदर। अभी बात करते हैं बॉर्डर कंट्रीज। तो यूक्रेन काफी न्यूज में रहा था, तो ऑब्वियस था ये क्वेश्चन तो आता ही। अभी चलते हैं 99th क्वेश्चन की तरफ, जहां बोला है फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड इन 1860। इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए, अभी क्या है, फर्स्ट लॉ कमीशन जो थी उसको चेयर किया था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉली ने, जिसने ड्राफ्ट किया बाद में इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आपका आ भी गया, लागू हो गया। फिर उसके बाद अभी हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उसने रिप्लेस किया है। बट मे बी इन जनरल सेंस इट कुड बी सेड कि कंप्लीटली रिप्लेस किया है, बट अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे ना, तो अभी पूरा पूरा रिप्लेसमेंट अभी तक भी नहीं हुआ है, अभी चल रहा है काम। बट हाँ, आप क्वेश्चन के लिए इसको करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन से, बहुत ऑब्वियस था क्योंकि अभी कास्ट सेंसस वगैरह काफी चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आना तो बनता भी है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो सेटअप की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पॉपुलरली इसको हम काका केलकर कमीशन बोलते हैं। थर्ड आपका बेसिकली काका नहीं है, खाखा है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन इसका आप देख सकते हैं। द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो सेटअप करी गई मंडल कमीशन के नाम से। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाली जो है ना वो आपकी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी, थर्ड नहीं थी ये, ठीक है। तो ये इसके ईयर भी लिखे हैं, जहां आपको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1953 में सेटअप किया गया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 101st। अब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि इनमें से फायरवॉल का पर्पस क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको फायरवॉल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, हम सभी के लैपटॉप कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो मॉनिटर करता है कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में और कौन सा जा रहा है। और इनकेस कोई सस्पिशियस लगता है तो वो प्रिवेंट करता है उसमें ना आए, ठीक। तो बेसिकली एक तरीके से मॉनिटरिंग का, गार्डिंग का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद आपका फायरवॉल जो होता है, कई बारी कुकीज वगैरह जो होती है ना आपकी, उसको लेके भी आपको वार्निंग वगैरह देता है ये। अभी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो जो आपका है ना मालवेयर वगैरह का ये सिस्टम जो है आपका, इसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं ना कि भाई एंटीवायरस ला दिया ताकि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को हार्म ना कर पाए कोई एक्सटर्नल थ्रेट। रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट इज डन ऑन द कंप्यूटर, वो आपका मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और रनिंग चेक टू प्रिवेंट वायरस अटैक अलग अगेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का काम होता है, ये आपका इसका काम नहीं होता। अब है 102nd क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है सॉफ्टवेयर की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है। तो लिंकर, ठीक। ये आपका लिंकर और लोडर, बेसिकली आपने जब कोडिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें पढ़ी होंगी तो पढ़ा होगा कि क्या होता है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट फाइल्स और लाइब्रेरीज को बेसिकली क्या करता है, रिलेट करता है, जहाँ पे बेसिकली आपकी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक, ताकि हम प्रोग्राम्स वगैरह को कर सकें। ये आपका एंड यूजर डायरेक्टली नहीं करता यूज। स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके अलग अलग, ठीक। हम डायरेक्टली एज अ यूजर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिंकर को नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है आपका लिंकर इसका सही जवाब। 103rd क्वेश्चन है कि इसमें से मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो इसमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि बाकी सब वैसे तो आप
कहेंगे कि मैम बाकी सारी भी तो चीज़ें गलत ही हैं। हाँ, गलत हैं बट मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है वो। तो व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स है। बेसिकली क्या करता है ये लेजिटिमेट प्रोग्राम्स वगैरह आपको मतलब इंस्टॉल करने की कोशिश करता है आपके डिवाइस में और दिखाता ऐसे है जैसे कि बिल्कुल क्या है ना ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या करता है जैसे ही आप अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं बाय चांस तो आपके लैपटॉप का कंप्यूटर का डेटा स्टील भी किया जा सकता है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन हैकिंग है और आपका ये एक एक्टिविटी या प्रोसेस है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। पासवर्ड क्रैकिंग है, ये एक टेक्निक या मेथड है और फायरवॉल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर गार्डिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, नाउ कमिंग टू द 104th क्वेश्चन। इन्होंने को बोला है कि विच इज एन अल्टरनेटिव सॉरी इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स वीडियो ऑडियो इमेज टर्म्ड एज मल्टीमीडिया। बिल्कुल ऑब्वियस सा आंसर है क्योंकि जेपीईजी हमने काफी बार इमेज वगैरह को डाउनलोड अपलोड करने का काम किया है तो जेपीजी जेपीईजी वगैरह में जाती हैं। एवीए जो होता है हमारा ये आपका इस काम के लिए नहीं होता है। अब पीएनजी भी हमारा इमेज का ही फॉर्मेट होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया। ऑप्शन अब हम देखते हैं 105th क्वेश्चन को जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इन्होंने बोला है कि रेप्लिकेट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग स्टोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस अलाउ यूजर्स टू इंटरैक्ट विद मीडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को ऑब्वियसली जो जैसे जैसे ह्यूमन बिहेव करता है उसी काम को करवाने के लिए तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना रिसर्च एंड ऑल कर रहे हैं जहां हम क्या करते हैं अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं डेटा सेट्स दे दे के बहुत सारे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मॉडिफाई होके इस साल के ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बस हल्का-फुल्का मॉडिफिकेशन है उसके अंदर। तो यही फ़ायदा होता है, भले ही आप तैयारी किसी एक एग्ज़ाम की कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके पेपर भी ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है? चलिए 106 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बोला है कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव सच एज़ भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर भारत और फिर उसके बाद है आपका नारी संवाद क्लब। ठीक है? फिर उस तो हमारा आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसका सही ऑप्शन है। और उसके बाद आपका जो ये इनिशिएटिव है कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन सिविलाइजेशन स्टडीज वुमेन सेंट्रिक डिस्कोर्स वगैरह जो होते हैं ना उनको देखते हुए कि भाई जो इसमें अच्छा काम कर रहा है वी कैन सपोर्ट देम, उस चीज के लिए ये शुरू किया गया है। इग्नू आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। साहित्य अकादमी आपका लिटरेचर और कल्चरल आपका जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना आप जो सीखते हैं उसमें उसके लिए होता है। और सीसीआरटी आपका बेसिकली आर्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। अब है आपका which one among the following educational institute established under the Union Ministry of Culture is promoting to preserve and promote Lord Buddha's teaching and value of love, compassion and non-violence for developing good moral value and practice? तो नवनंदा महाविहार नालंदा ये आपकी जो है बॉडी ये आपका कर रही है बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं जो भी वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करना प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है, और ये आपकी फोकस करती है कि आपकी जो भी बुद्धिस्ट स्टडी है वो करी जाए पाली लैंग्वेज में और फिलोसफी और जो कल्चर है बुद्धिज्म का उस पे भी काफी बढ़ावा दिया जाए। बाकी आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम एक एक करके देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है आपका ये ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की रिसर्च के लिए है। और एनसीईआरटी जो न्यू दिल्ली में है वो आपका एजुकेशनल करिकुलम से रिलेटेड है। और इग्नू तो हमने पहले भी डिस्कस किया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है। फिर आते हैं हम निर्भया फंड पे। एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है विमेन की सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। तो पूछा गया है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम इसको देखते हैं। बल्कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है आपकी बजटरी एलोकेशन के लिए है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है आपकी विमेन सेफ्टी फंड से रिलेटेड नहीं है।
ठीक है? फिर है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में लॉन्च हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ये किस काम पे आती है? तो परंपरागत समझ में आ रहा है? कुछ ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनली हम लोग क्या कैसी खेती करते थे? ऑर्गेनिक खेती। केमिकल वगैरह तो बाद में आए हैं। ठीक, तो भाई किसी को अगर इतना भी दिमाग चल जाए ना, दिमाग आपका एग्जाम के अंदर, तो वो पक्का ऑप्शन सी तक पहुंच सकता है। मैं बता दूं आपको कि परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू करी गई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है फार्मर्स को। और बाकी के ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो आपका पीएम किसान से रिलेटेड है, दूसरा आपका पीएम कृषि सिंचाई योजना से, और फिर बाकी का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका ये इरिगेशन ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन स्कीम से रिलेटेड है। Now coming to 110 question. When did the Union government establish a separate Ministry of Cooperation with vision to सहकार से समृद्धि? 2021 में ये इनिशिएटिव आया था। इसका एम यही था कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रीमलाइन करें, इनको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके, सो दैट ये भी बहुत अच्छे से, बहुत ही तरीके से काम कर पाए। ठीक है, बाकी 2014, 16, 18 का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 2025 को कैसा ईयर? तो रिफॉर्म का ईयर, ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये डिक्लेरेशन फोकस करता है मॉडर्नाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग को, कि इंडियन आर्म फोर्स में काफी मॉडर्नाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, और इनहेंस करता है आपका जॉइंटनेस, मिलजुल के काम करे, स्पीडिंग अप, जल्दी जल्दी काम हो और कैपेबिलिटीज बूस्ट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 112 क्वेश्चन, जिसमें आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में पूछा गया है। क्या ये लॉन्च किया गया था 2021 में भारत सरकार के द्वारा? बिल्कुल सही है। और इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, DPIIT ने। अब है आपका डेमोक्रेटाइज करना चाहता है क्या ये ई कॉमर्स को? बिल्कुल करेक्ट है। ये एक तरीके से चाहता है कि जो ई कॉमर्स के सेक्टर में मोनोपोली सी बनती जा रही है ना, उसको ब्रेक करा जाए। क्योंकि अभी हम देख भी सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये कुछ ऐसे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं ना, यही लोग काम करे जा रहे हैं बस। ठीक, अभी नए वाले प्लेयर्स को आने का थोड़ा मौका नहीं मिल रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, नए प्लेयर्स को आने का मौका देगा, जिससे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो और ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बन पाए। अभी है कि इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन 2024 इन ई रिटेल पेनिट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट अभी नहीं करेक्ट है। अभी स्टिल चाइना ही आपका जो है ई रिटेल पेनिट्रेशन में हमसे आगे है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अब चलते हैं 113 क्वेश्चन पे, जहाँ पे मिलियंस माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज मानक स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। बोला गया है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी कि इंस्पायर के अंदर ये है किस चीज के लिए? तो आपका जो कॉलेज स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, एज है जिनकी 19 से 25, उनके लिए? जी नहीं, उनके लिए ये नहीं है। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, उनके लिए भी नहीं है। कॉलेज टीचर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए है, जो कि आपके 6 से 10 साल के, 10 से 15 साल के हैं, और 6 से 10 आपके क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 टू 10th की क्लास में वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 114, इसमें बोला गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 किस किस को मिला? तो ये सभी जो चारों नाम हैं, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार और मनु भाकर, ये चारों ही आपके हमारे इंडिया के प्लेयर्स, जिन्होंने बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स में नाम किया है हमारे देश का। ठीक है, उनको सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में। किस किस स्पोर्ट्स में किया? श्री डी मुकेश जी को चेस में, श्री हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, श्री प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, और मिस मनु भाकर को शूटिंग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनालिटी। तो इनमें बोला क्या है कि ये वो हैदराबाद में बॉर्न हुए, 1970 में सीरीज ऑफ फिल्म्स लेके आए, जिसने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड तक को चेंज
आपको चैलेंज किया और ये आपके वाइडली नोन बने भारत एक खोज, जो कि लैंडमार्क 53 एपिसोड्स की सीरीज है टीवी की, उससे। और इन्होंने डायरेक्ट किया 2023 में बायोपिक किसकी, शेख मुजीबुर रहमान की को। तो ये हैं आपके श्याम बेंगाल। और आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने एंड में दे दिया है, आप इसे एक बार देख सकते हैं। अब चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ कुवैत। हमारे पीएम को अभी भी एक रिसेंटली मिला है एक हाईएस्ट ऑर्डर, वो भी आप लर्न कर लेना बिकॉज यू आर सीइंग कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 117 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बॉल्ड ईगल हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यूएसए, ठीक है, यूएसए का डिक्लेयर किया गया है। फिर आते हैं हम 118 क्वेश्चन पे कि सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कहाँ कहाँ की। तो ये आपकी नेपाल, नेपाल की ये है। ठीक है, अब चलते हैं 119 क्वेश्चन पे जहां बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मोयदाम, द मॉन्टेरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है पाली, असमीज, बंगाली, मैथिली को। प्रोजेक्ट परी जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। तो मोयदाम जो है वो वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसे अभी अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। मोयदाम होता है क्या था, ये बरियल प्रैक्टिस हुआ करती थी अहोम डायनेस्टी के टाइम पे असम में जो थी। अब स्टेटमेंट टू की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपकी, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली असमीज लैंग्वेज। एज ऑफ नाउ जो ये क्लासिकल लैंग्वेज थी ना, जब ये मतलब क्वेश्चन पूछा गया था तभी जो था ये संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया वहीं तक था। फिर बाद में स्टेटस चेंज भी हुआ है। एक तो पाली, असमीज, बंगाली, मैथिली तब तक नहीं थी, तो तब के हिसाब से ये ऑप्शन माना जाएगा इनकरेक्ट। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे जिसमें प्रोजेक्ट परी के बारे में बोला है। तो ये जो ऑप्शन है आपका परी, प्रमोटिंग अफोर्डेबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये लॉन्च किया गया था आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ना कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि आपका इन्होंने कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ओनली ही करेक्ट है। इसीलिए शायद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनाया जहां 1 और 3 बोला गया हो, क्योंकि इन जनरल हमको ये ठीक लग सकता है लेकिन देखा जाए तो लॉन्च तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया था ना, शायद इसीलिए ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मोस्ट एक्यूरेट फिलहाल के लिए हम B1 ओनली ही मान के चलेंगे। अब है 120 क्वेश्चन जहाँ पे हमसे PSLVs और कि कब लॉन्च हुए, किसने लॉन्च किए, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो PSLV C60 क्या आपका स्पेस जेक्स मिशन के लिए यूज किया गया, PSLV C59 प्रोबा 3 के लिए, PSLV C58 एक्सपो सैट के लिए, PSLV C57 आपका DSSAR के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हाँ भाई, आपका PSLV C57 DSAR के लिए करा गया था करेक्ट। PSLV C58 एक्सपो सैट के लिए किया गया था। और PSLV आपका C59 प्रोबा 3 के लिए किया गया था। और PSLV C60 आपका स्पेस डेक्स मिशन के लिए नहीं किया गया था। बेसिकली आपका जो स्पेस डेक्स है, स्पेस बेस्ड ऑटोमेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंट, यह आपका इससे एसोसिएटेड नहीं है। इनफैक्ट PSLV C60 जो है वो प्राइमरीली एसोसिएटेड है किससे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 से और रीसैट 1 की सीरीज से। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, और इसी के साथ आपका CDS 2025 का पहला पेपर जनरल स्टडीज का यहाँ आके खत्म होता है। 3 पार्ट्स में है, डू वॉच एवरी पार्ट और पूरा पेपर एनालाइज करिए अच्छे से। इन केस यू फील किसी ऑप्शन में कोई डिस्प्यूट है, आपको लगता है वो कुछ और हो सकता है, तो डू कमेंट। इन केस आपका जो कमेंट है मुझे लगेगा कि बिल्कुल रेलेवेंट है, आई विल चेक इट। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं एक करेक्शन इशू कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए डू वॉच इट।
डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर कोई और बच्चा है, जैसे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो भी जरूर इन पेपर्स को देखिए। मैंने आपको बताया ना, एपीएफओ, यूपी, पीसीएस में कितने क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, 3 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे है ही। ठीक है, तो डू वॉच इट।